ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो कुसुम के डाउट से। ये मनुप्रिया है? सर मेरी पहले थी सर 615। अच्छा 6:15 में कहाँ? सर आपने 615 से डाउट्स क्लास होगी, उसके बाद मैंने भेजी है सर। आप अच्छा अच्छा, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। 6:15 नवीन का तो कल का दिख रहा है मुझे, आज का क्या है? सब आज का ये क्या? नहीं ना। सर 556 में जो भेजे थे जो हाँ एक मिनट, ये मीना निशा का क्वेश्चन दिख रहा है, उसके बाद अमरजीत का क्वेश्चन है, और कौन सा टाइम में देख जाओ 5:15। हाँ अरे तुम्हारे पहले वो क्वेश्चन था, रुको। तो लिंक के बाद उन्होंने 6:15 के बाद उन्होंने भेजा ना, एक ऊपर है तुम्हारा भी क्वेश्चन डिस्कस। लिंक के पहले सर। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा वो क्वेश्चन कौन सा वाला है? इंटीग्रेशन का ना? हाँ सर हाँ इंटीग्रेशन। तो देखो उससे पहले भी एक क्वेश्चन है, लेकिन दो है। मनुप्रिया अभी ज्वाइन की नहीं होगी मुझे लगता है। सो कुसुम है? हाँ जी, इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर दोनों ही। अच्छा, एक तो फोटो ऐसे खींचा ना, क्लियर भी नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, वो आपका कह रहा है कि एफ जी दोनों जी आर से आर में फंक्शन है, मतलब एफ आर से आर में है और जी भी आपका आर से आर में फंक्शन है, और एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 है, और जो जी एक्स है वो एक्स साइन एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, तो दो फंक्शन दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल है फॉर मोर देन 2 पॉइंट, एफ एक्स जी एक्स डिफरेंट है हर एक्स के लिए, एफ एक्स जी एक्स इक्वल है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ एक्स, या एफ एक्स जी एक्स इक्वल है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एक फंक्शन ले लो एच एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो अगर हम ये फंक्शन कंसीडर करते हैं तो है ना, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, एक तरीका ये हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, अब क्या है ना, एफ एक्स और जी एक्स जहां पे इक्वल होगा उस पॉइंट पे एच एक्स जीरो होगा, है ना। सो जिस पॉइंट पे एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल है उस पॉइंट पे एच एक्स जीरो है। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि एच एक्स इज इक्वल टू जीरो कितने पॉइंट पे होगा। तो मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे एच एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम सिंपल नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे एच एक्स का। तो नंबर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव निकाल के ग्राफ का रफली आइडिया लेते हैं। तो यहां से h डैश x निकालोगे, क्या हो जाएगा? 2x माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 1/2, और x साइन x को डिफरेंशिएट कर लो। तो x साइन x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो x का 1 तो साइन x, और x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन चेक करना। ठीक है, cos का माइनस साइन हो गया तो प्लस कर दिया उसने, और वहां से प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? तो सिंप्लीफाई करके आपका आ रहा है 2x, ये sin x/2 कट गया है ना, तो बचा क्या? माइनस x cos x, है ना। देख लो, नहीं 2 है ना, अपॉन 2 भी है, अपॉन 2 भी है। तो इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन ले लो। चलो चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 भी कॉमन निकाल सकते हो या 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो अपॉन 2 अगर कॉमन निकाल लोगे ना तो कितना बचेगा? 4 माइनस कॉस एक्स
यही बचेगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ फंक्शन एच एक्स। तो मतलब मुझे नंबर ऑफ रूट निकालना है ना, पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो एच डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x = 0 और cos x = 4 जो पॉसिबल। हाँ, तो ये यहां से कोई रूट नहीं आएगा, तो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस फंक्शन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और वो है 0। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं लगाता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। अच्छा पहले ये बताओ h0 कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं। h0, ये जो मैंने hx बनाए थे उसमें x को 0 रखो, ये कितना आएगा? -हाफ। तो यहाँ 0 cos 0 1 sin 0 0, तो -1/2। तो मतलब 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 -हाफ है। और ऑल्दो ये hx जो है यहाँ लीडिंग टर्म x2 है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो रफली इसका ग्राफ कैसा होगा? तो जब इसका ग्राफ आप रफली बनाओगे तो देखो 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है -1/2 है, यहाँ पे है, और इसका लीडिंग टर्म क्या है? x2 है, तो x2 क्वाड्रेटिक है, तो होगा क्या? और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो कितने रूट्स है hx के पास? ठीक है। अच्छा मैंने ये चेक नहीं किया 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो भी आप कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप साइन स्कीम डिसाइड करो f डैश x का। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो मुझे क्या करना है, 0 के आगे अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो एक काम करो, x की जगह ले लो 90 डिग्री, है ना, डिसाइड करने के लिए x पॉजिटिव ले लो। इसमें क्या होगा, अगर x पॉजिटिव लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? f, अच्छा इसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉरी एक मिनट, मैं डैश की बात कर रहा हूं, नॉट फंक्शन। हमें साइन स्कीम f डैश x का डिसाइड करना है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 4 - cos x तो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे x कुछ भी ले लो। तो ये x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगी, x नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। तो यहां से क्या पता चल रहा है, x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले डिक्रीज कर रहा फिर इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा फिर इंक्रीज कर रहा, 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक क्या करेगी, जब x -∞ है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब x +∞ है तब भी इन्फिनिटी होगी। तो ये रफली ग्राफ आ गया, मतलब वो मैं बताया और मैं यहाँ से भी देख सकते थे। तो सिंपल, तो इस क्वेश्चन का आंसर है fx = 0 एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ये एक तरीका था। सर आपने ऐसे मतलब ग्राफ कैसे किया सर, वो समझ नहीं आ रहा। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है? 0 पॉइंट पे -हाफ मतलब वैल्यू हाँ, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -हाफ। हाँ, तो 0, -हाफ। हाँ, अब तो आपने ड्रॉ कैसे किया, मतलब व्हाट इज 0? 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये क्या 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या है? ये प्लस साइन का क्या मतलब है? f डैश x पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? तो x की वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इसका क्या मतलब है, ये नेगेटिव का क्या मतलब है? तो -∞ से 0 के इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हो गया ग्राफ। क्लास 12 का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करो, क्लास 12 में कैलकुलस में ये सब है ना, ग्राफ पूरा बना हुआ था ना, कैलकुलस में जो फंक्शंस चैप्टर है वो रिवाइज कर लो, तो आता तो है आप लोगों को, बस रिवाइज करने की जरूरत है। वहां पे क्रिटिकल, और वो यहाँ भी जैम में भी सिलेबस में गेट में भी है वो क्वेश्चंस, जो क्लास 11 12 का मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर है वो जैम में भी है, वो गेट में भी है, क्योंकि बेसिक कभी छूटेगा नहीं है, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। इनफैक्ट ये जैम का PYQ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरे ठीक है, अभी बाकी एक एक क्वेश्चन करते हैं सबका, जिसका रह गया फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना या दोबारा आते हैं। तो सयानी आपका देखिए क्या है क्वेश्चन ये। सो ये क्वेश्चन जो है 25
ए कि डबल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dx dy, ये है e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई so dx dy where r is the region bounded by the lines y बराबर 0, तो ये रीजन r है और r बाउंडेड है y is equal to 0, y is equal to x, arc of the circle x square plus y square is 1 and x square plus y square is 2. ओके तो सिंपल ये है कि आप इसका ग्राफ बना लो चाहो तो, और सर, हाँ और ये r cos थीटा r sin थीटा से कर रही थी, तो इसमें ना जो एंगल का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कैसे निकालूं? ओके तो हमने पर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा, है ना। तो ग्राफ बनाओ दिखेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2, ठीक है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर √2 है, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस है ना, तो ये वाली लाइन, तो दिस लाइन, दिस लाइन, दिस एंड दिस, तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करने हैं, तो बताइए रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 से √2 तक, मतलब हाँ वो नीचे वाला रीजन नहीं आएगा। एक मिनट क्या था, y बराबर x, हाँ बीच का बोला है ना, एक मिनट क्वेश्चन क्या था देख लो, बाउंडेड बाय y बराबर 0, y बराबर x, आर्क्स ऑफ द सर्कल, तो इन दोनों, इन चारों के बीच में जो रीजन है, तो कौन सा रीजन है, 1 2 3 4, यही है ना, नहीं यार ये क्यों आएगा, नहीं वो नहीं है। ठीक है ना, साइड वाला हाँ अच्छा एक मिनट, क्वाड्रेंट में थर्ड ओ एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मुझे इसने क्वाड्रेंट फिक्स किया है क्या, फिर से देखते हैं, R is the region bounded by lines y is equal to 0, y is equal to x and arc of the circle, अच्छा तो इसने वो फिक्स नहीं किया ना, तो x एक्सिस तो ये भी है, y is equal to x तो ये पूरी लाइन है, और ये है और ये है, अच्छा तो अब ये कह रहे हैं ना, हाँ तो डबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन हम तुम्हारे पास सिमेट्रिक है, तो r की वैल्यू 1 से √2, और ये कितना एंगल है, तो 0 से π/4, और ये 2 टाइम हो जाना चाहिए, होगा देख लो, क्योंकि वैसे भी ब्रेक करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, अगर मैं वही चीज है कि फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, अगर इसको अलग से लिखेंगे तो ये नंबर, लेकिन r तो नेगेटिव होगा नहीं, हाँ मतलब हम लोग वैसा लेते हैं पॉजिटिव, तो 0 to 1 एंगल फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एंगल क्या, अगर इस रीजन पे यहाँ पे एंगल क्या लोगे, ये कितना रीजन एंगल होगा, आप ऐसे लेते हो ना, 0 से π/4 दिया है, तो यहाँ कहां से, ये यहाँ पे एंगल कितना है पाई, और ये कितना है पाई प्लस π/4, है ना, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है डबल हो जाएगा, तो आंसर कितना, हाँ 235 अब तो जो ये पाई प्लस π/4 ना, मतलब 180 प्लस 45 225 225 ना, जो भी है देख लो,
तो 5 पाई बाई 4 यही कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो, बताओ कोई। यस सर, यही सर। ठीक है ना। हाँ तो मैं बोला ये लिखो, या 2 टाइम नहीं करने का मन हो तो प्लस, बात आंसर सेम ही आएगा, तभी आंसर वही आएगा क्योंकि पाई बाई 4 का ही गैप आएगा। अच्छा यहाँ गलती से 0 लिख दिया मैंने, रेडियस 1 से √2 है तो यहाँ भी रेडियस 1 से √2 होगा। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। सो रेडियस जो है वो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेंथ एरिया वॉल्यूम है ना, ये सब नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो बात वही है, तुम 2 टाइम कर दो आंसर वही आएगा। अगर तुम यहाँ लिखते हो पाई से पाई प्लस पाई बाई 4 स्टिल आंसर सेम ही आएगा। सो दोनों सिमेट्रिक है, ये 2 टाइम कर लो इसको, तो यहाँ से आंसर दोनों सेम आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। मतलब दोनों का वैल्यू एक्चुअली पाई बाई 4 है, मतलब इसीलिए आप 2 ले लें। हाँ, लेंथ पाई बाई 4 है, ये एंगल पाई बाई 4 है और ये पाई बाई 4 है, और रेडियस भी सेम है दोनों में, 0 से यहाँ तक और 0 से यहाँ तक। आपको अलग अलग करना हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो कितना था 1 से √2 और पाई से पाई प्लस पाई बाई 4। आप इससे करो तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि इसमें थीटा का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं तब सिर्फ इतना लेता जब फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स किया होता, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कई बार गलती से हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है या कोई भी रीजन हो सकता है। इसने कहा है कि एक्स एक्सिस, दिस लाइन, दिस एंड दिस, तो ये भी रीजन था जो मिस कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो अभी बाकी आपके क्वेश्चन, इसके बाद किसी और को टर्न एक एक करके देखते हैं। हाँ जी संजय, क्या डाउट है भाई इसमें 17? तो ये कह रहा है कि 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1। अच्छा v जो है, v इज x कॉमा वाई कॉमा z सच दैट, जो कि आरक्यू में है, तो क्या बोल रहे हैं एम ऑफ एम एक्स वाई 0 है ना ये, एक्स वाई 0 है। हाँ, और इज इक्वल टू आपका है 0 0 0 0 हो गया। तो ये वेक्टर स्पेस V है ना, और W जो है मतलब सब स्पेस बोलेंगे, वेक्टर स्पेस R3 है तो उसका V जो है वो सब स्पेस है, W भी सब स्पेस होगा। तो x y z बिलोंग्स टू R3 सच दैट, ऐसे ही है, M x y z जो है वो 0 0 है। तो पूछ रहा है आपसे कि W का डायमेंशन क्या है ना, V का डायमेंशन क्या है और V इंटरसेक्शन W क्या है। तो देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएगी ना, तो V में क्या है, देखो V में जो है, इसको अगर ओपन कर दो तुम, तो ओपन करोगे तो क्या बनाएगी, इक्वेशन लिख लो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको x y z करके, स्पेस कम पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल दिया, कॉलम में लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, m को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 है ना, यहाँ पे सेम ही बनेगी, है ना, सेम बनेगी क्योंकि z तो 0 है यहाँ पे। तो ये आपका v है, और जो w है उसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, x y z m x y z। तो यहाँ x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कुछ नहीं दिया होता तो डायमेंशन 3 होती। अब ये 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो कितने वेरिएबल चाहिए मुझे स्पेसिफाई करने के लिए, या मुझे बेसिस में कितने एलिमेंट चाहिए, मतलब ये है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई, तो सेम ही आ गया। तो यहां से क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई, तो जो v है एक्चुअली समझो, सो v रिड्यूस हो गया, ऐसा v रिड्यूस हो गया
x और y बराबर x है तो x ही लिख दो, y को z। अब बताओ इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, कितने वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पे, 2। तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे अगर तुम लिखना चाहो तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, x कॉमन लोगे तो 1 1 0 और z कॉमन लोगे तो 0 0 1, चेक करो यही बनेगा। तो बेसिस में 2 एलिमेंट कौन से हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब xz है ना, उसका कोएफिशिएंट हो गया, तो ये 2 एलिमेंट है जो अगर पूछता है ऐसा है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार ऑप्शन में ऐसा लिखा आ जाएगा स्पैन ऑफ दीस टू, तो ये भी ओके है अगर ऐसा लिखा आएगा तो 0 0 1 सेम बात कह रहा है, तो ये और ये सेम चीज है, तो ऐसा भी लिख सकता है कि V इज स्पैन ऑफ दीस टू वेक्टर्स, तो ऐसा है। तो मतलब स्पैन इन दोनों का है और दोनों ऑब्वियसली लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस बना लेगा, है ना, स्पैनिंग सेट जो इंडिपेंडेंट हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, है ना। और हम लोग का वेक्टर वहां पे आता है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस में 2 एलिमेंट, इसका डायमेंशन, तो V का डायमेंशन 2 हो गया, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ V बराबर 2। सेम तरीके से अब इसको जरा रिड्यूस करो, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, अगेन x माइनस वाई 0, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे z z कैंसिल, 2 टाइम्स दिस कैंसिल, तो यहाँ से फिर से आ गया x बराबर y। अब दोनों इक्वेशन में x बराबर y रख दो, तो क्या मिलेगा मुझे, z बराबर 0, ये मिलेगा ना। तो w रिड्यूस होके क्या आ गई, देखो अब w रिड्यूस होके आ गई, x को x रखते हैं, x बराबर y है तो y को x रख देते हैं और z को 0 रख देते हैं। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या एलिमेंट होगा, तो x कॉमन ले लो, तो 1 1 0, तो इसी को लिख सकते हो स्पैन ऑफ 1 1 0, तो इसका ये मतलब हुआ जी। सर यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, उसको x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, ओके ओके सर। तो ये 2 टाइम x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ w बराबर ना समहाउ सॉल्व करना है मुझे, तो डायमेंशन ऑफ w इज 1, ठीक है, तो ये हो गया। एक अप्रोच है, और भी तरीका है, तुम नलिटी निकाल के, ये क्या था, व्हाट इज दिस, ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये नल स्पेस है एक्चुअली m का, है ना, तो तुम रैंक से भी काम कर सकते हो, इसका रैंक कितना है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी काम हो सकता है। तो रैंक तो 2 है ऐसे m का, ठीक है ना, है ना, तो रैंक 2 है, तो यहाँ 3 वेरिएबल था, तो इसीलिए इसकी नलिटी जो है 1 है, मतलब सॉरी हाँ रैंक 2 है तो नलिटी 1 है, नलिटी ही डायमेंशन है w का, तो वैसे आ गया। यहाँ पे वेरिएबल 2 ही है, तो ये 0 का मतलब नहीं है, x y 2 का है, तो हमारे लिए वहां पे बस ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, और इसका रैंक कितना है, 1। इसका रैंक 1 है। अच्छा यहाँ पे लेकिन तो ये RQ का मेंबर है, तो रैंक इसका 1 है, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, तो कॉलम कितने हैं, यहाँ पे तो 3 है डायमेंशन इसका, तो 2 आ जाएगा। उस तरीके से भी सोच सकते हो, नहीं तो जी डायमेंशन के लिए जितने वेरिएबल सॉल्व करने के बाद जितने वेरिएबल आएंगे उतना डायमेंशन होगा, जी वो इसीलिए क्योंकि उतने वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल बच गया था, तो यहाँ x और z 2 वेरिएबल बचे हुए हैं, तो मतलब इसको 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस बताता है, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। हाँ, तो जितना वेरिएबल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या जितना वेरिएबल इसमें रह गया है ना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज द डायमेंशन। तो x और z फ्री वेरिएबल है, मतलब x z की कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज द डायमेंशन। तो यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल है, डायमेंशन 2 है। तो हाँ जी तरुण, इसमें क्या है, तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें एक प्रॉब्लम है सर। किसमें,
इसमें सर इसमें क्या है कि अब 0 से π/4 मतलब 0 से x है, तो वो तो माइनस क्वाड्रेंट तो नहीं ले रहा, तो आप कैसे उसको माइनस क्वाड्रेंट में ले सकते हैं? मतलब आपने तो वो माइनस क्वाड्रेंट में ले लिया। माइनस क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में ले लिया है, वो तो y x = -y, वो तो माइनस क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेगेटिव क्वाड्रेंट थोड़ी आया है। नेगेटिव क्वाड्रेंट क्या होता है? तो मेरे आना सब कोई तो बहुत नहीं वो ठीक है, उनको समझना। हाँ देखो, तो समझ आपको कैसे आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट थोड़ी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ अब बताइए। सर मैं बोल रही कि वो तो 0 से x तक है और आपने तो माइनस में ले लिया, क्योंकि माइनस का तो वो बात ही नहीं कर रहा है ये ना। माइनस थोड़ी है, ये y बराबर x का ग्राफ है। ये भी y बराबर x है और ये भी y बराबर x है। y बराबर -x ये लाइन है। लेकिन सर सॉल्यूशन मैनुअल में कुछ ऐसा नहीं है सर। हाँ तो सॉल्यूशन उनका दिमाग थोड़ी कॉपी करना है, आपको रट्टा थोड़ी मारना है, आपको समझना है ना। आप अपने तरीके से करो, आंसर निकालो क्या आता है, फिर उनका आंसर देखो क्या आता है। ये तो उन चीज लोगों का आंसर अलग है सर। क्या अलग है? सर उन्होंने ना नेगेटिव आपकी तरह नेगेटिव मतलब आपकी तरह थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिया, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से किया है। हाँ तो उसका आंसर हाफ आया होगा, जो आपका आंसर आएगा उसका आधा आया होगा उसका आंसर। तो आंसर कितना आया है? एक तो सॉल्यूशन देख के करना सबसे। हाँ हाँ π/4 e माइनस x की पावर हाफ। आपका कितना आंसर आया है इससे? सर मैंने आंसर नहीं लिखा। हाँ क्योंकि आपने सॉल्यूशन देख लिया। पता है वो मैं सच्चाई बताता हूँ, वो लोग जो सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन करते हैं उनका दिमाग डेवलप नहीं होता है, फिर वो एग्जाम में भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन सामने आता है तो उनको भी आसपास देखते हैं, तुम सॉल्यूशन दिखा दो, तुम दिखा दो, ऐसे, क्योंकि वो हाल होगा आपका भी। तो मत देखो सॉल्यूशन, आप जिसने किया उसने गलत किया है, वो भी हमारे आपके जैसा कोई स्टूडेंट या कोई टीचर ही है जिसने वो बुक लिखा है ना। तो अपने पे भरोसा ज्यादा रखो। हाँ सर वो जो इनका बुक है, हाँ अमित कुमार मिश्रा सर का बुक है, उनके भी बहुत सारे सॉल्यूशन गलत है जी। ठीक है ना। तो खुद पे भरोसा रखो और सॉल्यूशन देख के बिल्कुल मत करो, पहले खुद करो फिर बाद में सॉल्यूशन देखो। लास्ट बार में जो v इंटरसेक्शन w आएगा वो 0 0 0 आएगा। अच्छा इसमें ठीक है ना। तो क्योंकि गलती उनसे भी हो सकती है, ऑफिशियल ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑफिशियल आंसर की तो है भी नहीं, है ना। कई बार आईआईटी से गलती हो जाती है, जो आप देखते हो मार्क्स टू ऑल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये कौन से क्वेश्चन है? पहले प्रोफेसर आंसर की बनाता है, फिर हमारे आपके जैसे लोग चैलेंज करते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन गलत हो जाता है, फिर मार्क्स टू ऑल हो जाता है। तो गलतियां उनसे भी होती है, तो हम जैसे सब इंसान ही है, चाहे कोई प्रोफेसर है कुछ भी, हम जैसा इंसान है, गलतियां वो भी करते हैं हम भी करते हैं, वो चीजें हैं। तो आप खुद पे भरोसा रखो, पहले खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के मत सॉल्व करो। हाँ इनिशियली सीखने के लिए आप कर सकते हो, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो बाद में सॉल्यूशन देखो। ये है, अब इससे सॉल्व करो आंसर वही आएगा, तो इससे जो आंसर आएगा हमारा आंसर उसका डबल आएगा, अगर उसका ये आंसर है तो हमारा ये आंसर आएगा। डबल आ रहा है, ठीक है ना, जस्ट डबल आएगा, क्योंकि हमने 2 बार टर्म्स लिए हैं। 2 बार टर्म्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ऐसा कुछ क्वाड्रेंट इसने फिक्स किया नहीं था क्वेश्चन में, है ना। इसने ऐसा कुछ कहा है कि R is the region bounded by line y बराबर 0, y बराबर x, arc of the circle x square plus y square 1 and x square plus y square 2। इसने कहा तो है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। y बराबर 0 का मतलब क्या? x एक्सिस, y बराबर x का मतलब this is the one circle, this is the other circle। तो ये भी उन चारों के बीच में है, 1 2 3 4, ये भी है ना। तो जो आप सोच रहे हैं हम वो गलती कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वो गलती किया हो, है ना। वो लिंक्डइन पे है, उनसे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं ना, अमित कुमार मिश्रा सर, मेरी बातचीत भी होती है। एक्चुअली अमित कुमार मिश्रा सर जो है ना, जिन्होंने बुक लिखा है, और मेरे जो सुपरवाइजर है, उन दोनों ने एक ही सर के अंडर पीएचडी की आईआईटी कानपुर, नीरज मिश्रा सर के अंडर, है ना। तो मेरी थोड़ी बातचीत होती है उनसे भी, मतलब उनका भी जो रिसर्च एरिया अमित कुमार मिश्रा का और मेरा रिसर्च एरिया सेम ही है। रिलायबिलिटी वो भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, हमारे सुपरवाइजर भी काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही टीचर के अंडर पीएचडी किए हैं। ओके, तो उनको तुम लिंक्डइन पे सर्च करो, अमित कुमार, उनको टेक्स्ट करो कि सर ये सॉल्यूशन गलत लग रहा है, फिर वो बताएंगे, क्योंकि उनका अपडेटेड बुक आने वाला है। उनका मेल आईडी दिया है सर। हाँ मेल आईडी भी कर सकते हो और मेल पे भी कर सकते हो, रिप्लाई आता है मेल पे भी, है ना।
तो उनको मेल भी कर सकते हो आप, वैसा है क्योंकि उनका मीटिंग में वो लोग हम जैसे को मतलब भाव नहीं देते। ऐसा नहीं है, तुम मेल करोगे और रिप्लाई करेंगे। प्रोफेसर लोग बहुत शरीफ होते हैं ना, क्योंकि वो है तो वो मतलब पोलाइट होते हैं। वो लोग देखते भी नहीं है। नहीं, जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो पोलाइट होते हैं, जैसे हम जैसे लोग बहुत पोलाइट होते हैं इस तरह से, तो वैसा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट का जो 4 वाला ऑप्शन है वो वाला देख लीजिए। हाँ, तो इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इक्वल टू इसमें लगेगा 0 0 0 इसका। इसमें जो है, हाँ, तो आपको बोल रहा है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हमने अभी ये डिसाइड किया कि W आया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 0 एंड कितना है 0 0 1, और जो V उल्टा हो गया शायद ना, पहले V था और फिर W था। V ये आया था और W आया था x x 0। तो ये V है और ये जो W है x 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब आपको ढूंढना है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने भी देखे, इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं ना, x x z फॉर्म के हैं, और इसके एलिमेंट ये है x x 0 फॉर्म के हैं, है ना। तो क्या लग रहा है इसमें क्या कॉमन होगा, मतलब इंटरसेक्शन क्या है इसका। x बिलोंग्स टू R, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कह रहा है ना, कॉमन पॉइंट क्या होंगे, ये करके बताओ। x x 0 पूछ रहा है कि अच्छा MSQ MCQ है, MCQ है। तो हमने जो फाइंड किया, अभी क्या फाइंड किया, हमारा आया था V का डायमेंशन 2 है, तो पहला ऑप्शन यही है, और V का W का डायमेंशन 2 है, W का 1 है ना हमारा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, है ना। अब V इंटरसेक्शन W क्या होगा, तो इंटरसेक्शन देखने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट, है ना। तो 1 1 0, जैसे 1 1, ठीक है ना। कैलकुलेशन ठीक किया ना हमने यहाँ पे, सो ऐड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। मुझे डिसाइड करना है V इंटरसेक्शन W, तो वैसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, मतलब ये, तो मतलब इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू दिस, तो इफ एंड ओनली इफ कोई वेक्टर मान लो है x है या v है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे v ले लो, ये u ले लो, तो u जो है और आंसर दे रखा है वो सी वाला दे रखा है कि v की डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 1, ये वाला आंसर। एक मिनट रुको, हमने यहाँ पे क्या, अच्छा v में हमारे पास कितने वेक्टर थे, ओ एक मिनट, v में हमारे पास यहाँ पे x क्या है, 2 वेक्टर थे सर। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ कितने बना दिए, v देखो मैंने यहाँ गलत, ये यहाँ पे क्या है 0 है ना उसमें, यहाँ पे क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो जब ये 0 है तो तुमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 है क्वेश्चन में, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया है z, तो यहाँ चूंकि अब 0 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया तुम्हारे पास, तो ये तो खत्म हो गया ना, अब कौन सा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हाँ पर देखो ध्यान से, अब तो तुम चेक नहीं, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, तो गलतियां ना यहाँ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब स्पैन क्या होगा 1 1 0, अच्छा चेक कर देखो भैया, कैलकुलेशन तुम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x y 0, और यहाँ भी लिखा है क्वेश्चन में x y 0, z नहीं है ना, तो x y 0 है यहाँ पे, तो जब x y 0 है तो यहाँ x x 0 बचा, कैसे, क्योंकि इसको सॉल्व किया हमने तो x इक्वल टू y हो गया,
x इक्वल टू वाई हो गया, तो y और x इक्वल हो गया, तो y और x इक्वल हो गया। तो अब कितने वेरिएबल है इसमें? एक ही है ना, 1 है। तो मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? एक, है ना। तो पहले क्या गलती हुई, हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लिया, क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है ना, देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स एक्स, तो यहाँ से आपके पास आ गया, तो बेसिस अब यहाँ से क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ ये क्या फाइंड करें, v, तो v तो 1 ही आ गया अब। और w में चेक कर लो, यही है w में, ठीक है, तो w का भी 1 है, v का भी 1 है। अब चेक करो इंटरसेक्शन, तो अब फिर से करेक्ट करो इसको, तो दोनों तो सेम ही वेक्टर का स्पैन हो गया, दोनों का बेसिस क्या है ना, दोनों का बेसिस इक्वल ही हो गया। तो उसके एलिमेंट मतलब एनी एलिमेंट ऑफ V can be written as a linear combination of this and any element of W can be written as a linear combination of this, है ना। यस सर। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, तो एक्स वाई 0 और यहाँ भी, तो इसका अब क्या आ गया देख लो, दोनों में सेम ही तो आ गया ना, तो क्या ही है। अब ये एक्चुअली इसका ये खत्म हो गया, तो दोनों सेम ही सेट आ गया, मतलब ऐसे बेसिस दोनों का सेम है, तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट कॉमन आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या क्या कॉमन आएगा, इनके सारे एलिमेंट कॉमन हैं, ठीक है ना, क्योंकि एटलीस्ट 0 तो नहीं है, ठीक है ना, 0 वेक्टर तो नहीं है, मतलब सिर्फ 0 वेक्टर नहीं है, कहने का मतलब 0 बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे बोला क्या है इसने कि इंटरसेक्शन में सिर्फ W होगा, तो W तो इंटरसेक्शन में तो 1 1 0 भी है, अगर x को तुम 1 रख दो तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है इसके, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन से V एंड W आर सेम हो गया, यहाँ पे इक्वल भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों है ना सेम ही वेक्टर स्पेस है, दोनों तो इक्वल ही आ गया, ये चीज है। तो इंटरसेक्शन में 0 तो नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है, दोनों इक्वल ही आ गए यहाँ पे। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए इससे प्रीवियस में। ओके ओके सर। तो यहाँ पे देखो करेक्शन के बाद दोनों का डायमेंशन 1 है। हाँ भाई तरुण की क्वेश्चन देख रहे थे, हाँ इसमें क्या है, x1 y1 x2 y2 xn yn be the n independent observation from uniform, ओके तो x1 yn से xn yn है, यूनिफॉर्म है ओवर दिस सेट, है ना, यूनिफॉर्म ऑन S, रीजन S है, जहां S क्या है तुम्हारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 1, ठीक है जी। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसका वो क्या होगा, व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ भाई तरुण है। सर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्साइट जिस इस सैंपल का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताओ ना, जैसे यूनिफॉर्म 0 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1 पीडीएफ 1 होता है ना, तो वैसे ही ये इस सेट पे यूनिफॉर्म है, तो ये सेट कौन सा है देखो यहाँ ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रूट थीटा, तो ये मान लो रूट अंडर थीटा है, और ये वाला रूट अंडर थीटा प्लस 1 है, तो ये वाला रीजन हो गया ना। ओके सर ठीक है। तो इसका एरिया कितना है बताओ इस रीजन का, सर वो 1/रूट हमारा सारा, हाँ 1 बाई एरिया ऑफ रीजन, इसका क्या होता है 1 बाई एरिया ऑफ S, सो 1 अपॉन एरिया ऑफ S है पाई थीटा प्लस 1, अच्छा रेडियस यहाँ थीटा प्लस 1 ही है ना, तो थीटा प्लस 1 माइनस थीटा, तो कितना बचेगा पाई, मैं बोल रहा हूं इस शेडेड रीजन का एरिया पाई ही आएगा, चेक करो आएगा जी। जी सर। हाँ हाँ जी सर। तो है ना पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक है थीटा प्लस 1, r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर इज थीटा, है ना। जैसे यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल तो क्या होता है 1 अपॉन लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, यूनिफॉर्म ऑन सम रीजन या 2D फिगर है तो 1 अपॉन एरिया ऑफ दैट, यूनिफॉर्म ऑन अ 3 डायमेंशनल स्पेस
तो 1 अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा उस तरीके से। तो यहाँ पे एरिया हो गया। तो ये तुम्हारा पीडीएफ आ गया जॉइंट। मतलब ये जो रैंडम सैंपल है ये इस पॉपुलेशन से आया है 1/π, और यहां से जो होगा xi है ना, यहां देख लो xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर मोर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो आप एमएलई कैसे फाइंड करते थे वन डायमेंशनल केस में? यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1 कैसे फाइंड करते थे? तो वैसे ही हो जाएगा, इंडिकेटर फंक्शन। हाँ यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा। देखो तो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूँ, देखो अब। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगी? जॉइंट पीडीएफ सैंपल साइज n की है, प्रोडक्ट 1/π, ये पावर n हो जाएगी। अब यहाँ है थीटा लेस देन इक्वल टू दिस, तो थीटा इन सबसे छोटा है तो क्या होगा थीटा? मिनिमम ऑफ x। हाँ, तो मुझे थीटा के बारे में सोचना है। तो थीटा होगी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ xi, तो मतलब वही लिख लो xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। और यहां से इसको ध्यान दो, अभी मैंने इसको सॉल्व किया, यहां से थीटा प्लस 1 जो है मोर देन इक्वल टू है xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। सो थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू क्या? इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? मैक्सिमम ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर माइनस 1। तो ये मोर देन इक्वल टू हो गया मैक्सिमम ऑफ, ठीक है ना? हाँ जी सर, हो गया, समझ गया। हो गया ना बस। तो दिस माइनस 1, तो ये एक इंटरवल आ गई। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो पूरा इंटरवल इसका एमएलई है। जी नेक्स्ट त्रिनाथ। सो अभी है क्लास में? सो क्या पूछ रहा है ये? गुड इवनिंग सर। सर ग्रुप में लिंक ही नहीं मिला मुझे क्लास ज्वाइन करने के ओह ऐसा है क्या? देखिए आप लिंक तो भेजा है मैंने सर। अच्छा, फुल पैकेज वाले में भेजा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, इधर भेजा था। हाँ इधर मैंने बस ये डिस्कशन ग्रुप में भेज दिया, मतलब ये भेजा है बस, तो उधर भेजना लिए। भूल। सर हमें नहीं पता चला कब क्लास स्टार्ट हुई। जी जी जी, एक मिनट, हाँ वो इसमें भेज दिया हमने। तो अभी तो डाउट क्लास चल रहा है ना? हाँ तो ठीक है, तो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? तो वो एक्चुअली हाँ मतलब उसमें भेज नहीं पाया मैं, कुछ जल्दी में था, लेट हो गया था तो सो चलो तो किसका रह गया? हाँ एक और कर लेते हैं। संजय से हो गया। डाउट क्लास फिनिश करने हो गया सर। हाँ अभी चलेगी, आधा घंटा और चलेगी, आधा 7:30 तक करते हैं। तो किसका एक क्वेश्चन रह गया? अभी किसका सॉल्व कर रहे थे? एक ही पर्सन कर रहे थे ना हम? चलो भूल जाता हूँ ग्रुप में कहाँ पे थे हम। तो ये हाँ ऊपर, अभी ऊपर लिंक से ऊपर ही जो क्वेश्चन है वही पे अभी हम, है ना? तो तरुण भैया का हो गया। हाँ तरुण का हो गया। ये त्रिनाथ है क्लास में अभी? क्या है त्रिनाथ, क्या नाम है ये? चलो संजय का हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक एक सॉल्व करेंगे सबका अभी। हाँ जी नेहा देखिए, हाँ ये क्या है? सपोज एन इज अ नेचुरल नंबर एंड द रैंडम वेरिएबल y, ये जो है आपका इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉपर्टी दैट प्रोबेबिलिटी y बराबर k 2 टाइम प्रोबेबिलिटी y बराबर माइनस k। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं सपोर्ट में, उन पॉजिटिव नंबर पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम होगी देन नेगेटिव नंबर, ठीक? ओके। और फॉर ऑल ये क्या? देन फॉर दिस
रैंडम वेरिएबल y इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस विथ प्रॉपर्टी दैट, ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है कि y जो है 149 इन दिस है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y स्क्वायर इज y। अच्छा, तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कैसे इन्होंने डिफाइन किया है कि पीएमएफ एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी एट जो आपके पास लेट से 1 है, ये 2 टाइम है प्रोबेबिलिटी एट -1, फिर प्रोबेबिलिटी एट 2 ये 2 टाइम है प्रोबेबिलिटी एट -2 एंड सो ऑन। ये हमें कुछ मतलब y उन्होंने रैंडम वेरिएबल लिया है, तो हमें ये गिवन है। सो 1 2 एंड n तक Y ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। ऐसा लिखा है, Y डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। लिखा तो नहीं है, हाँ ऐसा कहा नहीं है ना। तो y की वैल्यू -n है, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लेंगे सब पे इक्वल मास हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मास डिफर कर रहा है ना। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और इन सबको ऐड कर लूं, ओके, तो हमें चाहिए, क्वेश्चन ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y स्क्वायर इज y, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मान लो ये k है, आप ये समझो y स्क्वायर इज इक्वल टू k, स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर दैट मे बी k, c, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d, इस तरह से। तो वो स्मॉल y है, तो उसका कोई ये नहीं कि वो एक्चुअली इस यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू y की नहीं है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू k लिखा है, स्मॉल y में भी k, अभी मैं k लिख के करता हूँ। तो ये e ऑफ y स्क्वायर इज k, e ऑफ y गिवन y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, y स्क्वायर k है, सो y क्या क्या वैल्यू ले सकती है, प्लस माइनस के, प्लस माइनस रूट के, प्लस माइनस रूट के। हाँ तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे होगा ये अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपको गिवन है, तो एक बार रूट अंडर, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि y स्क्वायर के है तो प्लस माइनस के हो सकता है, एंड मे बी रूट के, यहां से फिर 0 आ जाएगा ये, या अगर आप फिक्स नहीं है ना कि 1 to n है, k belongs to 1 to 3। नहीं के तो वहां पे था, वो तो पीएमएफ के लिए। मैं अभी आप इस के से कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल y की जगह मैंने के लिया अपने कंफर्ट के लिए, मतलब के ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज है, कुछ और ले लो। y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो c ले लिया, कहना ये चाह रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y, जब y स्क्वायर c है, तो y स्क्वायर c है, मतलब y स्क्वायर की वैल्यू c है, c पॉजिटिव नंबर है, तो y में भी ना प्लस माइनस c कुछ भी हो सकता है, तो y की वैल्यू भी तो यूज करेंगे यहाँ पे आप। y की वैल्यू दी हुई है। हाँ मतलब 149 इस तरह से हो सकती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें पीएमएफ दे रखा है, मतलब एग्जैक्ट पीएमएफ नहीं है, पीएमएफ दे रखा है वैसा है, ठीक है। ओ 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि जो प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर c। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि y बराबर जब रूट अंडर c है, तो मास जो है उस पे इक्वल है 2 टाइम प्रोबेबिलिटी y एट माइनस रूट c, है ना। तो डिस्क्रीट में आप कैसे निकालेंगे पीएमएफ, जैसे y की जगह आप रूट c रखेंगे, फिर इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो लेट्स से स्मॉल p
फिर y की वैल्यू आप -√3 रखेंगे, फिर इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी? अगर मैं बोल रहा हूं ये p है तो ये किसके इक्वल आएगी? P/2 हाँ, तो ये p/2 हो जाएगी। एंड होल अपॉन, चूंकि ये कंडीशनल है तो y बराबर -c होने की प्रोबेबिलिटी और y बराबर c होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब c और -c कितना है ये एक मिनट, √3 नहीं था, ये √c है, गलती से 3 लिख दिया। हाँ, कितना आएगा? कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई करो आराम से, p कैंसिल हो जाएगा। √c कॉमन ले लेंगे तो p - p/2, 3 p/2 अपॉन 3p/2, तो ये p कैंसिल, 2 अरे एक मिनट, p कैंसिल, 2 कैंसिल, √c/3 into p। p नहीं, p तो कट गया ना, p कहाँ से आएगा? चलो तो देखिए आप, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑर्डर। जी यही करेक्ट है। तो मैंने जो स्मॉल y था उसको c लिख के सॉल्व किया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो स्मॉल y कैपिटल Y है, इसीलिए। सर एक बार थर्ड वाला स्टेप फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सपेक्टेशन के बाद जो हमने डाला। जी, हमने कल फॉर्मूला बताया था या अभी आज सॉल्यूशन लिख के भेजा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इवेंट a गिवन b, है ना? या मैं ऐसा अभी एक सॉल्यूशन किया था ना, वो x गिवन मान लो f, तो इसका क्या लिखा था मैंने? समेशन x प्रोबेबिलिटी एट x इंटरसेक्शन f अपॉन क्या लिखा था? ये यूज किया मैंने अभी, देखिए अब यही यूज किया है। सो हो क्या रहा है समझिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y प्लस माइनस √c, तो y की वैल्यू या तो प्लस √c या माइनस √c है, दो टर्म है इसमें, ठीक है ना? तो प्लस √c पे, मतलब ये तो मैंने अलग है ना, प्लस पॉजिटिव नंबर पे जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2 टाइम एट नेगेटिव नंबर। तो मतलब एक तो ये है कि मैंने यहां अज्यूम किया, तो यहां पे पहले तो मैंने अज्यूम किया कि लेट प्रोबेबिलिटी x बराबर √c होने की स्मॉल p है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग -√c? तो ये तो पहली लाइन से आपको समझ आ रही होगी ना, जैसे दे रखा है, तो ये p/2 हो गया। अब किसी रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? समेशन xi pi। तो मान लीजिए ये कंडीशन नहीं है तो y के पास दो ही वैल्यू है, यहाँ पे y के पास दो ही वैल्यू है, एक प्लस √c और एक माइनस √c, यही है ना? तो एक डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? समेशन xi pi। तो y की जगह एक बार मैंने √c रखा, फिर √c आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो p प्लस y की जगह माइनस √c रखा, फिर माइनस √c होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो p/2। अब ये कंडीशनल भी था, तो जब कंडीशनल है तो इसका प्रोबेबिलिटी से मुझे डिवाइड करना पड़ता है, तो मुझे इसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना था, तो प्रोबेबिलिटी y बराबर √c प्लस प्रोबेबिलिटी y बराबर माइनस √c, तो ये दोनों ऐड हो गया, देख लो। यस सर, बेसिकली कंडीशनल पीएमएफ ही निकाल रहे ना। हाँ यस यस, कंडीशनल पीएमएफ निकाल रहे हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं डिस्क्रीट में। इसमें जो k and y की वैल्यू दी हुई है उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, वो पीएमएफ का कोई वैसे, वो एक्चुअली पीएमएफ पे एक्सप्लेन कर रहा है, जो k लिखा है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया अलग अलग करके। देखिए मैंने k को 1 रखा है, y की जो वैल्यूज दी हुई है 149 उसकी। हाँ वो बस समझाने के लिए जो मैंने c लिया ना कि c परफेक्ट स्क्वायर है, वो बस कहना चाह रहा है कि c यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है ताकि √c आपका सपोर्ट वाले पॉइंट्स आए, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना। अदरवाइज अगर ये c 1 4 9 16 25 36 49 जैसा नहीं होगा तो ये रूट मान लो √3 आ गया तो सपोर्ट का पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी उस पर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? p की जगह 0 लिखना पड़ेगा। तो वो इसलिए लिखा है 1 4 9 इस वजह से लिखा है ताकि √c आपका सपोर्ट का पॉइंट हो। हाँ ये आईएसएस का है ना, PYQ है, ओके। ये पता नहीं पीडीएफ देख के पता चल जाता है आईएसएस का क्वेश्चन है, ये लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो नेक्स्ट क्या है, इनका फॉर्मेट ऐसा है। तो नेक्स्ट, हाँ जी शुभम, तो
ठीक है, ट्राई करते हैं। ये कह रहा है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल दिस। तो x आपने लिया नॉर्मल थीटा कॉमा 1 से, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो सभी लोग, जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेटर होगा, है ना। थ्योरी एक टाइम तक थ्योरी पढ़ना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है x की 2.3, ठीक है। अब कह रहा है इफ द पैरामीटर स्पेस इज दिस, सो पैरामीटर स्पेस आपको दे रखा है 0 1 2 3। तो पैरामीटर स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। पूछा है एमएलई ऑफ थीटा बताओ, तो देखो एमएलई ऑफ थीटा चाहिए मुझे, तो एमएलई का डेफिनेशन क्या है? सर वो पॉइंट जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। हाँ, लेकिन वो पॉइंट कहां से आता है? वो थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? पैरामीटर स्पेस से। हमेशा एमएलई जो होगा वो पैरामीटर स्पेस का ही एलिमेंट होगा, बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि पैरामीटर स्पेस इज द डोमेन ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लिखते हैं? एल थीटा, यहां कोई फंक्शन होगा जब थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। सो ये एक फंक्शन है जिसका ये डोमेन है, और कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अपने डोमेन के पॉइंट पे ही होगी। इनफैक्ट वो क्रिटिकल पॉइंट होगी, है ना, या एंड पॉइंट होगी। अगर क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट हो सकती है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट होगी। तो आपका एमएलई इनमें से कोई एक आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये फिक्स है कि एमएलई या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। 2.3 तो एमएलई कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2.3 पैरामीटर स्पेस का मेंबर नहीं है। अगर 2.3 पैरामीटर स्पेस में होता तो वो एमएलई होता, क्योंकि x बार की वैल्यू है, सैंपल साइज 1 है यहाँ पे, तो x बार x के इक्वल है। और नॉर्मल में जो एमएलई आता है वो x बार आता है ना, तो x बार की वैल्यू दे रखी है मुझे एक्चुअली। तो ये एमएलई तब हो सकती थी जब ये पैरामीटर स्पेस का मेंबर हो, क्योंकि थीटा ये वैल्यू कभी अटेन कर ही नहीं सकता। तो थीटा की जब ये वैल्यू है ही नहीं, फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है जब ये नंबर, तो इस पॉइंट पे लाइक्लीहुड मैक्सिमम कैसे हो सकता है? तो आपको देखना है कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अल्लाह, जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये एक नंबर है 2.3, जहां पे मैक्सिमम होगी पीडीएफ, बट यहाँ जो पैरामीटर स्पेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो मतलब पैरामीटर स्पेस में क्या है आपके पास? ये 2.3 है, तो जैसे 0.7 चलना पड़ेगा मुझे 3 के लिए, सिर्फ 0.3 चलना पड़ेगा मुझे 2 के लिए, है ना। तो ये 2 है, ये 3 है, इधर फिर 1 होगा, इधर फिर 0 होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि 0 1 2 3 में से कौन सा नंबर है जिस पे पीडीएफ हाईएस्ट वैल्यू देगी। 2 के सर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सैंपल साइज है, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन इज इक्वल टू द पीडीएफ, और यहाँ है थीटा बिलोंग्स टू 0 1 2 3। तो मुझे देखना है ये पीडीएफ जो है इन चारों में से किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो वैसे आप एमएलई निकालोगे, थीटा बराबर x आएगा। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करोगे, लॉग लेके पीडीएफ लिख दो नॉर्मल का, और फिर लॉग लो, जैसे एमएलई निकालते हो डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, तो थीटा बराबर x आ जाएगी। तो थीटा बराबर x आ जाएगी, तो x एमएलई तब हो सकता, हाँ थीटा बराबर x बार आता है ना। हाँ, वो सैंपल साइज जब n होगा ना, यहाँ सैंपल साइज तो 1 है, ठीक है। तो वहाँ इन जनरल x बार आएगा, लेकिन यहाँ सैंपल साइज 1 है, तो n बराबर 1 हो गया, तो एक ही सैंपल साइज है, x बार x ही हो जाएगा। तो ये है सिंगल सैंपल साइज में, यहाँ पे x आ जाएगा। अब ये देखना है, तो क्योंकि ये जो x है ये बता रखा है 2.3 है। अब ये 2.3 ऐसा नंबर है जो थीटा के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि थीटा तो ये है। तो फिर इनमें से मुझे देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है जिसपे मैक्सिमा अटेन कर रहा है वो। तो नियरेस्ट नंबर 2 है इसीलिए, तो क्योंकि ये 3 बहुत दूर चला गया, तो इस पे मैक्सिमम ये आएगी, इस पे तो 2 इज द क्लोजेस्ट नंबर, है ना। अगर 2.9 होता है इसमें, तो उस तरह से मतलब जो भी होता, तो जो क्लोजेस्ट नंबर होता वो आंसर होता है इसका। 2.5 पर क्या लिखते सर? अगर 2.5 आता सर? नहीं, पैरामीटर स्पेस, अच्छा ओके, तो दोनों हो जाता, क्योंकि एमएलई यूनिक तो होता नहीं है, तो 2 और 3 दोनों एमएलई हो जाता। अगर ये 2.5 होता तो 2.5 से इक्वल डिस्टेंस 3 का है, इक्वल डिस्टेंस 2 का है,
तो 2 एंड 3 पे फंक्शन सेम वैल्यू अटेन करेगी, तो उस केस में दोनों ही मिली है। हाँ जी नेहा देखिए, तो नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन आर स्क्वायर, ये बॉक्स हमारे कुछ उसमें अपलोड करने में दिक्कत है, बाउंडेड बाय द सरफेस। अच्छा हाँ, तो ये उस दिन रह गया था नहीं, तो हमारे पास जो रीजन है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो होगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप निकालोगे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 2। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, पता नहीं, देख लो। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी अगर z को 2 रख, तो ये तो -2 आ जाए, तो गलत है ना। हाँ, y स्क्वायर -2 हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब ये इसका नो सॉल्यूशन है। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन z बराबर 2 प्लेन जो है, ओके नो प्रॉब्लम, चलो उसको देखते हैं जरा। तो 2 माइनस वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो इसका ग्राफ जो होगा ना कुछ ऐसा होगा, अगर आप 3D में ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2 है ना, तो कोई एक्सिस फिक्स कर लो आप, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, तो लाइक मान लीजिए ऐसा है, तो इधर कुछ ऐसा होगा एंड वो हालांकि वाई जेड प्लेन में ही होगा, एक्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाई जेड प्लेन में होगा ये। और जेड बराबर 2 की जो लाइन होगी, जो प्लेन हो, ये क्या है, ये √2 है, और जेड बराबर 2 की ये प्लेन इधर है, ये प्लेन है जेड बराबर 2। तो आपको क्या लग रहा है इसमें, तो हमें z की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, और हमें दे रखा है -1 से 1 है ना, तो जैसे x उस साइड नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो -1 से 1 में आना है। सो क्वेश्चन इज वॉल्यूम बताना है मुझे, तो वॉल्यूम इज एक्चुअली ना ये x में फिक्स नहीं है, ये है ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये कुछ इस तरह से वो है, क्या बोलते हैं इसे, सिलेंडर टाइप का है ना, ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर, मतलब सर्कल है वाई जेड प्लेन में, लेकिन एक्स में तो कोई लिमिट है नहीं, तो माइनस लिमिट से प्लस लिमिट तक सिलेंडर होगी। सो इस तरह से, सो ये एक सिलेंडर है, कैसे बनाते हैं ना, तो इस तरह से बना सकते हो। सो ऐसा सिलेंडर है, एक्स इसका, तो इसके जो बीच में एक्स है ना, कोई सर्कल है तो जैसे बीच में एक्स है, ओके, √2 इसका रेडियस है। तो हमें पहले किसका लिमिट लेना पड़ेगा, अच्छा इसके साथ कॉमन नहीं है, z बराबर 2 प्लेन है, अच्छा इसका इंटरसेक्शन अगर तुम लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से आएगा। अच्छा तो z की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड वी टेक द लिमिट, वॉल्यूम ऑफ द ये z बराबर 2 एक्स्ट्रा नहीं हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया कि ज्यादा ही तो आगे चला गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन आर स्क्वायर, ये क्या है जो भी है, बाउंडेड बाय द सरफेसेस, x -1 से +1, √2 यहाँ तक है, तो बीच में -1 होगा, +1 होगा, और बीच इधर -1 होगा, दोनों -1 से, x भी -1 से 1 में है, y भी -1 से 1 में है।
तो y को 1 रखेंगे तो z कितना आ जाएगा 1। अच्छा तो मैं z की लिमिट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसा लिखूँ dz dy dx, इसमें z की लिमिट क्या होगी? z अगर हम पुट करेंगे तो प्लेन तो बाहर है, इस मतलब ये z बराबर 2 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि z बराबर 2 से बाउंडेड है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास, तो z बराबर 1 आ जाएगी। हाँ ठीक है ना, वॉल्यूम इसी में होगा, इनसाइड सिलेंडर ही होगा, z बराबर 2 का बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो यहाँ से हम अगर लिमिट लिखेंगे z बराबर, तुम लिख लो तो 0 से अगर लूँ मैं तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं चेक करता हूँ। जैम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, मतलब मेरा जैम का ही पीवाई को जैसा बनाया है, तो जैम में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पे शायद जैम में यहाँ पे जेड है, तो जेड है या क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर मैं लिमिट लिखूं तो ये हो जाएगा z का रूट अंडर 2 माइनस जेड स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर टू 2, है ना, जैसा इसने दिया है अभी। तो यहाँ से z की वैल्यू नेगेटिव भी तो ले सकता है ना, तो इसका आंसर निकाल के देखो क्या आता है। अगर -1 to 1 -1 to 1 लो तो इससे आंसर आएगा, अगर अल्फा माइनस पाई, ओके और एक्स वाई प्लेन में इसका लिमिट जो आएगी -1 से 1 -1 से 1, ये है। तो 1 -1 इधर आपका -1 है। और YZ में है ना, सर्कल जो YZ में है।
जेड को अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, जेड को अगर हम 0 रख दें तो वाई इसका बराबर √2 हो जाएगा, तो वाई बराबर ±√2, ओके से √2, लेकिन -1 से 1 है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, तो जो लिमिट दिया उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। यहाँ से जेड बराबर निकालेंगे तो √2 - z² y² लिख दिया। अभी सिर्फ पॉजिटिव जेड में लिया मैंने ना, क्योंकि एग्जैक्ट दिख नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है। इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आंसर आता है, फिर चेक करते हैं, नहीं तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको ओके इंटीग्रेट करो, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके भेजता हूँ एक बार। एक मिनट, किसी का रह गया अभी, कौन सा क्वेश्चन रह गया था, इसको मैं सॉल्व करता हूँ दोबारा, तो इसको अभी होल्ड ये कर। जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया जाता है इसका पीएमएफ कैसे लिखा है उसको बता दीजिए। पीएमएफ नहीं, वो प्रोबेबिलिटी निकाला है ना, अच्छा तो उसमें बाकी के जो डाउट रहेगा चलो कल करते हैं, है ना। तो अभी कोई है, समीना है अभी, इसमें क्या इनको डाउट है? सर एक क्वेश्चन मेरा है, टाइम हो तो कौन सा? वो लिमिट वाला ये साइन ऊपर भेजा था तुमने, हाँ कौन से लिमिट वाला? n कॉमन n 1 माइनस के n बाई e 1 प्लस 1 बाई n। सर ये यार चाहे एक्सपेंशन करके भी, पर इसमें n नहीं हट, रिमूव नहीं हो रहा है। n माइनस n बाई ई 1 प्लस n बाई ये वाला, इसकी थोड़ी सी हिंट बता दीजिए, बाकी तो मैं कर लूंगा। ये है ना। तो अब इसका क्या फॉर्म है? ये इनफिनिटी माइनस क्या है? अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, क्योंकि इसकी लिमिट तो हो जाएगी e, है ना, e इसकी लिमिट e हो जाएगी, और ये n है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। n अगर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1 बाई ई 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। अभी ये है, अच्छा n बाई ई बाहर है ना, हाँ तो अभी अभी ये किस फॉर्म का है, अभी ये वाला 0 है और ये इंफिनिटी है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का है। तो एक तो तरीका है कि इसका एक्सपेंशन खोल सकते हैं क्या, एक तो वो तरीका है। एक्सपेंशन करके देखा था, फिर भी इसमें से n रिमूव नहीं हुआ। तो एक्सपेंशन से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर, अच्छा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है चीजें। उसमें भी फाइनली n कट नहीं रहा है, n में फिर भी इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ रहा है। सर इसको डेरिवेटिव की थी, लेकिन डेरिवेटिव करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है सर, मतलब वही क्या आ रहा है सर। एक ने बताया था कि इसको इनवर्स में ले लो, नीचे लेकर पावर माइनस 1 करके ऊपर करो तो हो जाएगा, लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं सर। जैसे n अपॉन 1 माइनस 1 बाई e और इसकी पावर माइनस 1 करके फिर एक्सपेंशन कर दो, ये बताए थे। पर अच्छा हो रहा है उसे किया था उन्होंने, मतलब दिखाया था ग्रुप पर मैं समझा नहीं उसको। हाँ, या तो n को नीचे बुला लो तो उससे भी उससे होगा, नहीं तो इसको वो करके तो बेल हॉस्पिटल, हाँ n के बाद का ये नीचे बुलाया था। हाँ हाँ, मतलब जैसे एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक तरीका ये तुम्हें ये बता रहा ना कि इसकी पावर -1 ले लो, है ये जो है 1 माइनस 1 बाई ई, चाहो तो e भी कॉमन ले लो तुम, n बाई ई ही कॉमन ले लो, तो n बाई ई कॉमन लोगे तो यहाँ पे जस्ट तुम्हारा e माइनस आ जाएगा, है ना। तो अभी 1 बाई ई बाहर कर दो, n रखो यहाँ पे, ये है, अच्छा इसकी ये तुम्हारा आ गया,
क्योंकि इसके लिमिट अभी तुम्हारा क्या फॉर्म बन गया, अभी बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने में क्या दिक्कत है, इसका अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना पड़े मान लो, तो क्या डिफरेंशिएशन निकालना मुश्किल है? लॉग लगा के कर सकते हो। अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो 1 + 1/n की पावर n है, मान लो ये फॉर एग्जांपल g ऑफ n है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो? g डैश n निकालना हो तो डायरेक्टली तो आएगा नहीं, लॉग लगा के होगा कि लॉग लगाओ तो लॉग लगा के डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो उससे हो जाएगा। एक तरीका ये है कि अभी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में करके तुम एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरा इसका एक्सपेंशन है कि 1 + 1/n की पावर n, टेलर से एक्सपेंशन। और तरीका क्या हो सकता है कि कोई फॉर्मूला यूज कर ले हम। सर एक और एक्सपेंशन होता है ना, उसमें हम लोग 1/n को रिप्लेस कर देते हैं n से, तो 1 + n⁴ 1/n वो आता है e, फिर ब्रैकेट में 1 - x/2 + 11/24x², ऐसा एक्सपेंशन जाता है, तो उससे e कैंसिल हो जाता है। अच्छा, उसका वो तो n को 1/n कर दो, n टेंड्स टू अभी इन्फिनिटी है ना। सर भाई n को 1/n कर देते हैं तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट जो लिमिट थ्योरम में पढ़ते हैं जो ठीक है, 1 तो + x⁴ 1/x, उसका एक्सपेंशन आता है e आता है बाहर, और ब्रैकेट में 1 - x/2 + 11/24x², आगे के भी टर्म्स होते हैं बट ये दो टर्म से हो जाता है। तो उससे भी कर सकते हो वो एक्सपेंशन यूज करके। तो इसको सॉल्व करके देखो, उस एक्सपेंशन से तुम इसको सॉल्व करके भेजो अगर होता है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल है ना, कल से स्टूडेंट क्लास है ना, तो कल ये मेरा इसमें ये डाउट था, जैसे कि हम लोग x को 1/x रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है? नहीं, जैसे n तुम्हारा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जब 1/n करोगे तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, या उसमें वो फॉर्मूला होगा, उसका एक्सपेंशन होगा वो। ये तो वो एक्सपेंशन देखना पड़ेगा मुझे क्या है जो बता रहे हो। करके देखो पहले सॉल्व क्या आता है, नहीं तो सिंपल तरीका है एल ऑर्बिटल लगा लो इसमें, ये है। और अदरवाइज थोड़ा सोचेंगे तो और क्या कर सकते हैं, तो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। सो इसमें और तरीके क्या हो सकते हैं, इसको तुम अगर लॉग में लिख लो e की पावर ना e - e0, ठीक है। उसको कल डिस्कस करते हैं, है ना, टाइम भी निकल गया है, तो इसको कल करते हैं। कल 6 to 7 में जो रह गया जिनका क्वेश्चन वो पूछो। अच्छा, वो जो पूछ रहे थे उसमें क्या है कि जस्ट उसमें इंटरसेक्शन लिया हुआ है ना, x = x इंटरसेक्शन f था, तो f का मतलब क्या था, गिवन था कि हर बार इवन ही आएगा ना, नो ऑड आउटकम कम्स, तो उसमें इसीलिए इंटरसेक्शन लिया था। मतलब ये है कि टोटल 6 आउटकम है, लेकिन सिर्फ इवन चाहिए, और आपको बोला था तब तक टॉस करो जब तक कि 6 ना आ जाए। तो लास्ट आउटकम तो 6 होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और उससे पहले जो भी आउटकम आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6 है। ये तो किया हुआ है 2/6 इसकी पावर x - 1 इंटू 1/6, तो लास्ट आउटकम 1/6 आएगा, और उसके पहले जो भी आउटकम आएंगे x - 1 ट्रायल्स में वो या तो 2 होगा या 4 होगा आउटकम, क्योंकि इवन ही आने ई जो इवेंट f है वो कह रहा है कि ओनली इवन आउटकम कम्स, मतलब नो ऑड कम्स। तो इसका मतलब है 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, एंड 1/6 जो यूज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। उसमें कहता है यू आर टॉसिंग अंटिल यू आर गेटिंग 6, है ना, तो वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, और फिर हमने उसमें फॉर्मूला लगा लिया एक्सपेक्टेशन वाला। सर मैं बोल रही हूँ p × q की पावर x - 1 होता है, तो यहाँ q तो 5/6 होना चाहिए वैसे। नहीं, तो वो पीएमएफ नहीं है, वो जस्ट प्रोबेबिलिटी है। जैसे किसी इवेंट का, जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकाल रहे हो, ए टोटल प्रोबेबिलिटी में निकालते हो, तो क्या लिखते हो इसको आप, समेशन प्रोबेबिलिटी EI इंटरसेक्शन ए लिखते हैं ना हम लोग। तो वो तो मैं ये निकाल रहा, जरूरी थोड़ी ये बनाना चाहिए पीएमएफ होना चाहिए, ये तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी टर्म है, तो प्रोबेबिलिटी जरूरी थोड़ी कि वो पीएमएफ होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी आ सकती है, वो एक्चुअली वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड, मतलब इंटरसेक्शन लिया हमने
कि हमें बता रखा है, मतलब गिवन नहीं, हालांकि वो इंटरसेक्शन है, एंड ईच आउटकम इज इवन ओनली, तो इवन ओनली है, तो टोटल तो डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज है ना, तो इसीलिए हमने वैसे इंटरसेक्शन हटा देंगे तो क्या होगा हमारे पास 1/6 और फिर 5/6 हो जाता, लेकिन इंटरसेक्शन की वजह से वो 5/6 जो 2/6 हो गया है इंटरसेक्शन की वजह से, क्योंकि उसने कह दिया इवन ही होगा, तो वो ये प्रोबेबिलिटी टर्म है, इस टर्म को लिखा है। उसके और भी अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच है कई सारे, अपने तरीके से आप सोचो, जैसे वो तथागत बता रहा था कल, उसका भी ठीक है, तो उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना पड़ेगा कि कैसे है वो, आंसर तो उससे सही आ रहा था, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सर वो लिमिट वाले क्वेश्चन में हाँ। जिसमें जो अभी इंफिनिटी फॉर्म बन रही है वो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, और जब हम उसको 1/x को x से रिप्लेस करते हैं, बेसिकली 1/n को n से, हाँ। इंफिनिटी टू द पावर 0 की फॉर्म बन रही है, तो वो इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों इंडिटरमिनेट टर्म है शायद, है ना? यस सर, दोनों इंडिटरमिनेट टर्म है। ये वाले जो फॉर्म है हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। हाँ, तो दिक्कत क्या है, जैसे आप अगर ये लिख रहे हो तो ये लिखना और ये लिखना ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, n टेंस टू 0 होगी, ये दोनों सेम है, यहाँ n टेंस टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/n को आपने n रख दिया ना, तो बात तो बराबर ही है, n जब इंफिनिटी पे जा रही है तो 1/n 0 पे जा रही है। ये सर तो सेकंड वाले फॉर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, और इसको अब इसका अगर एक्सपेंशन है तो यूज करके पुट करो, उसको सॉल्व करके भेजो आप, नहीं तो मैं कल करता हूँ इसको, ये तो सॉल्व करके ग्रुप में भेज दो। ठीक है जी, तो अभी काफी टाइम निकल गया, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे 7 to 9 में मॉक टेस्ट 13 का डाउट्स है ना, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा लिंक भेजता हूँ मैं। थैंक यू।